नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और पहली खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को चाकू मारने वाला आरोपी भले ही गिरफ्तार हो चुका हो, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की और घर से सारा सामान बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। फिलहाल प्रतापपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले आज मकतब में पढ़ने वाले छात्र नहीं पहुंचे, जिसके बाद गांव में पंचायत बैठी जिसमें छात्राओं की सुरक्षा और आरोपी युवक पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अपील के बाद अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हुए और ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी का परिवार दूसरे गांव से यहां आकर बसा है और ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरा जगह से गांव भोजपुरवा से आके बसा है लोग। हम लोग ये एक बार बाबू हाथा में भी उसका लड़का गोली चलाया था, जिसके वजह से उसको मार मार के उसको अपाहिज कर दिया गया है। बाद में स्कूल में भी जाके दादागिरी करता है। हम लोग यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं। पति पत्नी में तकरार कहां नहीं होती है, लेकिन बेगूसराय में पति पत्नी के बीच की तकरार ने एक पिता इतना निर्दयी हो गया कि उसने अपने 13 महीने के बेटे की नदी में फेंककर हत्या कर दी। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनबारीपुर गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मनीष चौरसिया का अपनी पत्नी कंचन देवी से मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में मनीष चौरसिया ने अपने 13 महीने के बेटे को कमला बलान नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मम्मी हमर ले जा ले कलिए हम जैबै, वो हम सगतर जाए है तो दारू तारू पी के गरियाबे लगे हथिन। तो कलिए नहीं जैथिन, नहीं जेबथिन। तैयो वहाँ चौक पर से घुरा के ले आनलखिन आ कहलखिन कि तो जेबी तो जो, लेकिन हमार दोनों बच्चा के नहीं जाए देवो। कहलिए 2 जनमलियो ने, एगो तोहर एगो हमर, एगो हम ले जेबे, एगो तो रखबो रख ले। कहलकै केकरो नहीं जाए देवो। हमरा गोदी से छीन ललखिन आ तब खेलबैत खेलबैत गेलखिन, पानिए ने फेंक के चलि एलखिन। आ गेलखिन तो पूछे रहे सब, तो कहलखिन कि जे नाव पर चढ़ा के घूमबे कहलिए हन। भागलपुर के सुल्तानगंज में 30 सितंबर को कोऑपरेटिव बैंक में हुए डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानगंज के अब्जूगंज से रामस्वरूप शाह के घर पर छापेमारी की और उसके घर से बैंक लूट की करेंसी के साथ हथियार और शराब बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि 30 सितंबर को हुए कोऑपरेटिव बैंक डकैती मामले से तार इनसे जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन जारी है। मुंगेर में एक सिरफिरे की करतूत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मोहल्ले में सरे शाम कोहराम मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला सिरफिरा गालियों की बौछार कर रहा है। बड़े बड़े रोड़े फेंक रहा है। पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो बीच बचाव करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। यह वायरल वीडियो है मकसपुर मोहल्ले के गली नंबर 3 का, जहां पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ था। जब गांव के एक शख्स ने बीच बचाव किया तो दोनों गुटों ने उसके घर पर हमला कर दिया।
मकसपुर मोहल्ले में दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ी हुई है। तूतू मैमे के बीच जैसे ही विवाद गहराया, एक तरफ से पत्थरों की बरसात होने लगी। जवाब में दूसरी ओर से भी रोड़े बरसने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि मोहल्ले के ग्रामीण बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और उलझ गया। नशे में धुत सिर फिरा रिवॉल्वर लहराने लगा और सरेआम जान लेने की धमकी देने लगा। इसके चलते घंटों तनाव के हालात बने रहे। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। इस वीडियो के जरिए कासिम बाजार पुलिस इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कड़ी मेहनत के बाद जेब में पैसे आते हैं और जिंदगी की गाड़ी चलती है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे शातिर हैं जो बिना किसी मेहनत के भोले भाले लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं साइबर अपराधियों की। देवघर में 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बरामद सामान और उनके ठगी के तरीकों को जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। बिल्कुल इसी फिल्मी अंदाज में लोगों को अपने जाल में फांसकर ये सभी 11 साइबर अपराधी चूना लगाते थे। साइबर ठगी के जरिए कितनी मोटी रकम ठगते थे, उसका अंदाजा आप इस चमचमाती कार को देखकर लगा सकते हैं, जो बिल्कुल नई है। गाड़ी का नंबर प्लेट तक नहीं है। शोरूम से निकालने के बाद रिबन तक बरकरार है। अब जरा इन मोबाइल सेट पर नजर डालिए। साइबर अपराधियों के पास से एक 4 व्हीलर के अलावे 22 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 4 पासबुक, 4 चेकबुक और 32,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर ये सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। जिसमें आज हम लोग सारा थाना अंतर्गत कुरुमटान और जगराई में छापेमारी किया था और देवपुर थाना अंतर्गत कपसा में कुल 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 22 मोबाइल और 35 सिम और एटीएम 7, लैपटॉप 1, पासबुक 4, चेकबुक 4 और एक 4 व्हीलर कार पकड़ाई है राहुल कुमार मंडल के पास। नगद 32,000 रुपये मिले। देवघर पुलिस ने सारठ और देवीपुर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर इन 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर अपराधी कई तरह के पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ठगते थे। एक दुर्जोराना पूर्व में 81-20 केस साइबर थाना कांस्टेबल में अभियुक्त रह चुके हैं। कुछ नया तकनीकी सभी यूज कर रहे हैं। इसमें टीम ओवर और क्विक सपोर्ट वगैरह एक्सेस करा करके लोग ठगी कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे ठगों से आपको सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और इधर सहरसा में पुलिस से मुठभेड़ में अरेस्ट मोस्ट वांटेड पप्पू देव की मौत के बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है और मौत के सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं स्थानीय लोग पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या है कुख्यात पप्पू देव की मौत की सच, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की नींद सो रहा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। ये एक कुख्यात अपराधी है जिसका जुर्म से पुराना नाता रहा है। इसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूटने लगते थे, लेकिन अब ये खुद मौत की नींद सो रहा है। इस कुख्यात का नाम है गैंगस्टर पप्पू देव, जो सहरसा जिले का रहने वाला था। इसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट किया था, जिसमें वो जख्मी हो गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसे मीडिया की नजरों से छिपाकर अस्पताल में इलाज करा रही थी। इसी दौरान इसकी सांसें थम गई। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान भागने के क्रम में हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आरसीपी की बेटी लिपि सिंह सहरसा में पुलिस अधीक्षक और उसके नेतृत्व में ये घटना घटी। निशिकांत भारती डीएसपी ने ये घटना को अंजाम दिया।
उसे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी कहानी जान लीजिए। घटना के बारे में बताया जाता है कि 18 दिसंबर को पुलिस को खबर मिली थी कि पप्पू देव और उसके गुर्गे हथियार के साथ सदर थाना क्षेत्र के सराही मोहल्ले में जबरन जमीन घेराबंदी करने के लिए पहुंचे हैं। खबर मिलते ही सदर थाने की पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर मौकाए वारदात पर जा पहुंची। पुलिस की दस्तक होते ही अपराधी भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की तो पप्पू देव सहित उसके कुछ गुर्गों को स्कॉर्पियो से भागने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस जब उमेश ठाकुर के घर छापेमारी करने पहुंच गई तो पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली। इसी दौरान दीवार फांदकर भागने के क्रम में पप्पू देव गिर गया और जख्मी हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस पकड़ में आने के बाद छाती में दर्द होने की बात कही, जिस पर पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसा सदर थाने की पुलिस का कहना है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक रेगुलर राइफल, 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 47 कारतूस और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब जो मोस्ट वांटेड पप्पू देव की तस्वीरें वायरल हो रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जो मौत के बाद वायरल हो रही है, जिसमें पप्पू देव के शरीर पर जख्म के कई निशान दिख रहे हैं और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू देव की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है, जबकि पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। साजिश के तहत उमेश ठाकुर के यहाँ न पुलिस डंडे से, बट से, इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके निर्ममता से उसकी हत्या कर दिया। सहरसा पुलिस की मैं निंदा करता हूँ। मैं मांग करता हूँ इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई से जांच हो। अब सवाल ये है कि पुलिस को झूठी कहानी क्यों गढ़नी पड़ी? क्या पुलिस सच को छिपा रही है? स्थानीय लोग पुलिस पर हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या सच में पप्पू देव की मौत हार्ट अटैक से हुई है? अगर ये सच है तो पप्पू देव के शरीर पर जख्म के निशान क्यों हैं? पुलिस क्यों पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब स्थानीय लोग पुलिस से मांग रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पप्पू देव का जुर्म से नाता जरूर था, लेकिन वो सभी आरोपों से मुक्त होकर समाज की मुख्य धारा में लौट आया था और समाज की सेवा कर रहा था। साजिशन उसकी हत्या की गई है। पप्पू देव की शुरुआत की प्रवृत्ति अपराध से जुड़ा और जब सारे केस से मुक्त होकर के वो घर पहुंचा तो गरीबों का सेवा करना शुरू किया। गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए पैसा दिया, गरीब के बेटी की शादी में पैसा दिया। कि पुलिस भी अगर जांच करती है तो उसे पुलिस को कानून के कटघरे में लाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंदोलन तेज होगा। स्थानीय लोग जांच की मांग कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पप्पू देव भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, फिर भी जो सच्चाई थी उससे हमने आपको रूबरू करा दिया। आगे क्या करना है ये जिले की एसपी मैडम समझे। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। रांची में बजरंग दल के नेता मुकेश सोनी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी यूनुस अंसारी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और मामले में 2 अन्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पुलिस की माने तो यूनुस और मुकेश में पहले से जमीन को लेकर विवाद था और वहीं आर्म्स एक्ट मामले में यूनुस पहले भी जेल जा चुका था और यूनुस को शक था कि उसके जेल जाने की वजह मुकेश ही है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने मुकेश सोनी की हत्या की साजिश रची। 2 लोगों का नाम आया था, यूनुस अंसारी और प्रिंस खान। तो यूनुस अंसारी की हम लोगों ने गिरफ्तारी एसआईटी टीम ने की है। उनके पास से जो मोबाइल यूज हुआ था उस वक्त घटनास्थल पर, वो मोबाइल भी बरामद हुआ और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट
एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जो है माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करेंगे। दूसरे इनके जो साथी है वो अभी उनको हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं। उम्मीद है कि बहुत निकट भविष्य में ही जल्दी वो हम लोगों के गिरफ्त में आएगा। और इधर धनबाद में प्रिंस खान द्वारा एक बार फिर धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है। प्रिंस खान ने बांसीपुर के डॉन फहीम खान के साले के बेटे अकरम खान और भोलू खान को धमकी दी है। नन्हे खान के हत्या के आरोपी प्रिंस खान को भले ही पुलिस नहीं पकड़ रही हो, लेकिन प्रिंस अभी भी धनबाद में लोगों को फोन कर धमकी दे रहा है। प्रिंस खान ने एक वीआईपी नंबर से फोन कर फहीम खान के साला भोलू खान के बेटे अकरम खान को धमकी दी है। 18 दिसंबर को रात में अकरम के पास फोन आया, जिसमें प्रिंस खान ने धमकी देते हुए कहा कि तुम बहुत चमचागिरी कर रहे हो, नन्हे खान जैसा हाल तेरा भी होगा, तुम भी नहीं बचोगे। और इसकी लिखित शिकायत बैंक मोड़ थाना में की गई है। और अगली खबर भी हम आपको धनबाद से ही बताने जा रहे हैं, जहां मोबाइल चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया। सदर अस्पताल में मोबाइल चोरी के आरोपियों के परिजन ने जमकर हंगामा किया। गोविंदपुर पुलिस पर मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 अभियुक्तों के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस पर महिलाओं के साथ भी मारपीट का आरोप लगा है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक दुकान से 30 मोबाइल चोरी हुई थी। पुलिस को मोबाइल का लोकेशन धनसार में मिला और जब पुलिस वहां छापेमारी करने के लिए पहुंची तो पुलिस के साथ परिजनों की बहस शुरू हो गई और पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस मेडिकल जांच के लिए दोनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंची तो आरोपी के परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस पर आधी रात में घर में घुसकर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। तो उस वजह से थोड़ा सा हम लोग भी नर्वस हो गए और नर्वस हो गया तो वो लोग पी रखा था और ज़्यादा, तो वो बगल के कोई अगल बगल के भी पड़ोसी थे, बट उन्हें बोला मैं आपको जानता हूँ, तो वो बोला क्या कि वो भाग गया तुरंत वहाँ से। फिर उसके बाद मैं अगल बगल छानबीन किया तो पता चला कि प्रशासन की गाड़ी लेट से आ रही है, मतलब ये उन लोग का कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा था मुझे। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।